अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बड़ा मज़े का सेशन करेंगे और जो प्लेटो है उसकी सारी की सारी थ्योरीज जो हैं वन गो में करेंगे और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। चलिए स्टार्ट लेते हैं क्योंकि इसके बारे में बहुत सी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है आज। सबसे पहले अगर हम इसकी डेट ऑफ बर्थ देखते हैं तो 427 और डेथ 347 BC। एथेंस जो ग्रीक सिटी था वहाँ पे ये पैदा हुआ। और इसके अलावा जो था बेसिकली एकेडेमिस, ये इसकी एकेडमी का नाम था जो इसने 387 में फॉर्म की थी, बनाई थी। ये कुछ ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे। अब अगर हम चलते हैं तो इसने बेसिकली इसको लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा शौक़ था और ये सोक्रेटिस से यानी सुकरात से इंस्पायर्ड था। इसने फिर सुकरात के पास जाके जो था ना अपनी ज़िंदगी के तकरीबन बहुत से जो साल थे गुजारे। स्पेंट 8 years अंडर सोक्रेटिस टिल 399 और फिर ये वापस आ गया क्योंकि उस वक्त जो था सोक्रेटिस को फोर्सिबली सुसाइड पे मजबूर किया गया था। उसकी डेथ के बाद ये फिर वापस आया और उसने दोबारा इटली वगैरह और कई मुल्कों के सफ़र किए। वहाँ से पाइथागोरस से इसकी मुलाकात हुई और इसकी थ्योरीज जो थी बेसिकली इन्हांस हुई, इसको हम देखेंगे। और इसके अलावा इसको फर्स्ट फेमिनिस्ट कहा जाता है क्योंकि इसने औरतों के राइट्स पे बात की थी। और फिर इसकी बैकग्राउंड में अगर हम देखते हैं, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस हैं जो आप पेश कर सकते हैं पेपर में, स्पेशली पेलोपोनेशियन वॉर्स हो रही थी। ये बेसिकली स्पार्टा की और एथेंस की वार थी। उस वक्त सिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट था, ये हमने पिछले डिस्कस किया था लेक्चर्स में। और जो एथेंस था बेसिकली वो स्पार्टा के साथ वॉर में एंगेज था। तो फाइनली जो था इसकी डिफीट होती है एथेंस की स्पार्टा के हाथों और इस चीज़ ने इसको फोर्स किया था अपनी स्टेट को, जो आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट आगे हम डिस्कस करेंगे क्यों। लेकिन ये बैकग्राउंड में आपने ज़हन में रखना है कि ये जो वॉर थी और जो एथेंस की डिफीट थी स्पार्टा के हाथों, उसकी वजह से इसने एक आइडियल स्टेट का जो कॉन्सेप्ट दिया था इसको रेफरेंस में आप पेश कर सकते हैं। फिर अगर जनरल एस्टिमेट देते हैं इसकी फ़िलासफ़ी का, तो इसके ऊपर सोक्रेटिस की जो टीचिंग्स थी, जो उसकी प्रीचिंग्स थी, उसका बहुत ज़्यादा असर था। फॉर एग्जांपल सोसाइटी जो है, सोसाइटी के बारे में इसका मानना था कि म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन एंड सपोर्ट, ये इंडिविजुअल्स हैं अपने नीड्स को पूरा करने के लिए एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं तो वो सोसाइटी फॉर्म होती है। और स्टेट को ये कहता था कि इंडिविजुअल रिट एट लार्ज, कि ये इंडिविजुअल जो लोग हैं उनकी रिट है बड़े लेवल पे, कि स्टेट को बेसिकली वो एक इंडिविजुअल का पार्ट करार देता था। वो उसकी कोटेशन भी है, द बेस्ट स्टेट इज़ दैट विच मोस्ट क्लोजली रिजेंबल्स द इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग। ये कोटेशन पूरी है। फिर उसके बाद आ जाएगा जी विर्चू इज़ नॉलेज। विर्चू को ये नॉलेज मानता था, कहता था कि जो नेकी है वही नॉलेज है बेसिकली। और ये नज़रिया भी इसने सोक्रेटिस से कॉपी किया था। फिर शिप्स का मेटाफर आप इसमें दे सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट मेटाफर है। ये कहता था कि स्टेट बेसिकली कश्ती की तरह है, उसके 3 ऑर्गन्स हैं। एक शिप ऑनर है जो कि पॉपुलेस है, अवाम है। फिर शिप ऑनर यानी कश्ती के मालिक जो हैं, स्टेट के मालिक अवाम है। और सेलर्स हैं जो कि पॉलिटिशियंस हैं, यानी जो मल्लाह हैं कश्ती चला रहे हैं। और नेविगेटर है जो कि डायरेक्शन बता रहा है, इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है, ये फिलोसफर्स हैं। तो बेसिकली वो कहता था कि ना शिप ऑनर को पता है कश्ती किस तरफ जाएगी, ना सेलर्स को पता है। असल जो गाइड करने वाले लोग हैं फिलोसफर्स हैं या फिलोसफर किंग है, इसलिए फिलोसफी को बहुत इंपॉर्टेंट देता है, आगे एजुकेशन में भी हम पढ़ेंगे। फिर आइडियल स्टेट की अगर हम बात करते हैं, इसने जो आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया था, बेसिकली वो एक ऐसी स्टेट बनाना चाहता था जो आइडिया की बेस पे हो और आइडियल हो। आइडिया की बेस पे इसलिए हो कि ये इसकी सारी इमेजिनेशन की बेस पे थी, और आइडियल स्टेट इसलिए थी कि ये बेसिकली एथेंस को एक अनकंकरेबल और इनडिफेटिगेबल स्टेट बनाना चाहता था जिसको कोई भी जो है वो हरा ना सके। अच्छा, इसके लिए इसने बेसिकली स्टेट को 3 ऑर्गन्स में डिवाइड किया। पाइथागोरस थ्योरम को लेके पाइथागोरस जो था बेसिकली उसने भी जो था डिफरेंट सोर्सेज से कायनात और यूनिवर्स की फॉर्मेशन थी उसको बताया था। और उसी बेस पे इसने जो है ह्यूमन बॉडी को 3 मेजर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें डिवाइड किया। सबसे पहले इसमें बैली आता है। ये कहता था कि इंसानी जिस्म जो है उसका बैली जो है बेसिकली एक ये पार्ट है, मेजर पार्ट एब्डोमेन, और चूँकि ये एपिटाइट से रिलेटेड है इसलिए इसी लेबर क्लास को जन्म देता है। यानी वो लोग जिनके अंदर भूख या जो बेसिकली बैली है उसका एलिमेंट ज़्यादा डोमिनेट करेगा वो लेबर क्लास बनेगी। फिर हार्ट, दिल, तो कहता है बॉडी के अंदर जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है हार्ट है, यानी ये करेज का सिंबल है। तो जिन लोगों के पास करेज ज़्यादा है वो मिलिट्री क्लास में जाएंगे। और थर्ड नंबर पे आता है ब्रेन, यानी जिन लोगों के पास इंटेलेक्ट ज़्यादा है उनको रूलर्स और फिलोसफर किंग्स बनना चाहिए था। ये बेसिकली आइडियल स्टेट के अंदर 3 जो थे क्लासेस थी या क्लासिफिकेशन थी इसकी। फिर इसके अदर सेलिएंट फीचर्स अगर हम देखते हैं तो इसमें रूल ऑफ फिलोसफी है कि यहाँ पे फिलोसफर किंग रूल करता है। फिलोसफर किंग की जो क्वालिटीज़ है वो सारी हम डिटेल में, इसकी कोटेशन है फिलोसफर किंग को लेके, कहता है मैनकाइंड विल फाइंड नो सेसेशन फ्रॉम इवल अंटिल आइदर द रियल फिलोसफर्स रूल द स्टेट और बाय मिरेकल द रूलर्स बिकम द फिलोसफर किंग्स। तो कहता है या तो जो रूल कर रहे हैं स्टेट को वो रियल फिलोसफर्स हों, और या फिर ये हो कि मौजूदा आ जाए कि जो रूलर्स हैं बेसिकली वो किसी तरीके से फिलोसफर्स बन जाए। उसके बाद सेलिएंट फीचर्स अगर हम और देखते हैं तो इसमें रूल ऑफ फिलोसफी के बाद रूल ऑफ विर्चू और रीज़न है। यहाँ पे विर्चू की हुकूमत है। विर्चू से मुराद यहाँ पे जस्टिस भी आ सकता है, यहाँ पे नॉलेज भी आ सकता है, वो सारी चीज़ें आ सकती हैं। फिर उसके बाद स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन, ये चाहता था कि स्टेट कंट्रोल एजुकेशन हो। स्पार्टा के निज़ाम से बहुत मुतासर था, कहता था कि जो एजुकेशन है बेसिकली वो प्राइवेट अफेयर नहीं होना चाहिए
क्योंकि एथेंस के अंदर ये था कि एजुकेशन बेसिकली सिर्फ वही लोग अफोर्ड कर सकते थे जो वही अपने बच्चों को दिलवा रहे थे। लेकिन स्पार्टा के अंदर ये था कि स्टेट ऑन थी, स्टेट उसकी सारी की सारी जो एक्सपेंसेस थी मीट करती थी, इसलिए आम बंदा जो था वो भी बच्चों को तालीम दिलवा सकता था। इसने इसलिए फिर एजुकेशन की थ्योरी थी, इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर जस्टिस रूल करता है इस आइडियल स्टेट के अंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जस्टिस को भी हम डिटेल में करेंगे। और स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शंस है, इसको भी हम डिटेल में करेंगे। मतलब ये कहने का है कि सारे पॉइंट जो अगर आप इसमें देखें थोड़ा थोड़ा इस पर लिखते जाए तो बहुत ज़्यादा लेंथ बन जाती है, और अगर इंडिविजुअल पूछता है तो उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन साथ कोटेशंस लाजमी हैं क्योंकि उसके बगैर आपके मार्क्स जो हैं वो नहीं आएंगे। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सेंसरशिप है आर्ट और लिटरेचर। यानी इसका कहने का मकसद ये था कि जो लोग हैं पोइट्स वगैरह हैं, इस तरह के जो आर्टिस्ट लोग हैं, ये लोगों का जो ज़हन ख़राब करते हैं। उस वक्त चूँकि पेलोपोनेशियन वॉर्स थी तो ये ऐसी स्टेट देना चाहता था जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए कहता था कि आर्ट और लिटरेचर को निकाल देना चाहिए। इसकी बजाय जिम्नास्टिक, साइंसेस या मॉरल जो स्टोरीज हैं उनको एप्लीकेबल होना चाहिए। फिर इसके बाद अगर अगला पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे कैमनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसकी स्टेट के अंदर जो बेसिकली कैमनिज्म से हमारा मुश्तरका निज़ाम, जो दो तबके थे, इसके लिए बेसिकली वो अपर क्लास यानी रूलिंग क्लास और जो मिलिट्री क्लास थी, जो डिफेंडर्स थे, उन दोनों के लिए इसने कैमनिज्म दिया था, वाइव्स और प्रॉपर्टी। यानी वो लोग जो है वो इज्तिमाई तौर पे औरतें रखेंगे और प्रॉपर्टी भी कलेक्टिव होगी, जो चीज़ चाहिए होगी वो स्टेट देगी उन्हें, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी वो नहीं बना सकते। उसकी वजह ये थी, कहता था कि अगर ये लोग प्रॉपर्टी या फैमिली के चक्कर में पड़ेंगे तो स्टेट जो है बेसिकली वीक हो जाएगी। फिर इसके बाद जेंडर इक्वालिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है कि सारे के सारी, यानी ये फेमिनिज्म इसलिए इसको कहा जाता था फेमिनिस्ट के, इसने औरतों के राइट्स पे बात की थी। इसकी कोटेशन है बड़ी खूबसूरत, कहता है इफ़ वेमेन हैव टू परफॉर्म द सेम ड्यूटीज़ एज मैन दे मस्ट हैव सेम अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन। और उसके बाद आता है थ्योरी ऑफ जस्टिस। थ्योरी ऑफ जस्टिस को दो तरह से डिफाइन करता है। एक तो पाइथागोरस की बेस पे है कि इसमें 3 क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी जो 3 तरह से सोल डिवाइड किया इसने। इसकी बड़ी मशहूर कोटेशन है इसके ऊपर, जस्टिस टू मी इज़ द क्लास डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शंस। कहता है मेरे नज़दीक जो है ना जस्टिस वो ये है, क्लास डिवीजन के 3 क्लासेज हों एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शंस के हर बंदा अपनी अपनी जो फंक्शन है उसमें स्पेशलाइज्ड हो, यानी कोई इंसान किसी के काम में इंटरफेरेंस नहीं करेगा, और जो 3 क्लासेज हैं वो अपने अपने काम में लगी रहेंगी। इससे क्या होगा, स्टेट के अंदर जस्टिस आ जाएगा, यानी कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अच्छा, जो दूसरा उसका कॉन्सेप्ट है जस्टिस को डिफाइन करने का, वो थ्रू डायलॉग है। इसमें क्या होता है, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं जो स्टेज पर आते हैं और अपनी अपनी जो है ना ओपिनियन देते हैं जस्टिस को लेके, और साथ ही जो है ना बेसिकली सोक्रेटिस खड़ा हुआ है और सबकी जो ओपिनियन है उसको डिस्कार्ड कर रहा है। सोक्रेटिस बेसिकली ये खुद है जो कि दूसरों की राय के ऊपर क्रिटिसिज्म करता है और एंड पे फिर अपना जो है वो कॉन्सेप्ट देता है, वो स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन वाला। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आप इसको भी साथ डिफाइन करते हैं तो आपके नंबर ज़्यादा आते हैं पेपर के अंदर। अच्छा, इसमें सबसे पहले सिफालिस है, वो क्या कहता है आके, ऑनेस्टी इन डीड्स और पेइंग वंस डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस, कि उसके नज़दीक जस्टिस क्या है, ऑनेस्टी इन डीड्स। ये बेसिकली ये मुख्तलिफ ना उस वक्त फिलोसफर्स थे, उनको उसने किरदार बना के सामने लाया और अपना अपना नज़रिया दे रहे थे, जो इनका जस्टिस के बारे में जिनकी ओपिनियन रही थी, तो इनको सामने पेश करता है एक्चुअल फॉर्म में। वो कहता है ऑनेस्टी इन डीड्स, यानी ईमानदारी अपने कामों में। जस्टिस ये है कि इंसान के जो सारे एक्शन हैं ईमानदार हों, और पेइंग वंस डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस, जो इंसान के कर्जे हैं उसको अदा करे, जो ड्यूटी है उसको परफॉर्म करे। अब सोक्रेटिस इसके ऊपर क्या करता है, क्रिटिसाइज करता है, कहता है अगर कोई फ्रेंड चाहता है कि अपना वेपन वापस ले ताकि किसी और को नुकसान पहुँचाना है, तो वो उसका कर्जा है, यानी उसकी इमानत है, तो क्या हम उसको वापस करेंगे इमानत? तो ये जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है उसके इसको जो डिस्कार्ड कर देता है, छोड़ देता है। कहता है बाज़ दफ़ा हम लोग किसी हार्म से बचने के लिए किसी की चीज़ वापस नहीं भी करते या किसी चीज़ को नहीं भी देते। फिर उसके बाद पॉलीमार्शियस आता है स्टेज के ऊपर। वो क्या कहता है, टू गिव एवरीवन हिज ड्यू, हेल्पिंग फ्रेंड्स एंड वाइस वर्सा, कि उसके नज़दीक क्या है कि जस्टिस एवरीवन हिज ड्यू, हर एक को उसका जो बकाया है, ये उसका राइट बनता है वो दिया जाए, और हेल्पिंग फ्रेंड्स, अपने दोस्तों की मदद की जाए और दुश्मनों को इंतकाम लिया जाए। लेकिन इसको फिर सोक्रेटिस कहता है कि ये बात गलत है, इस तरह तो फिर इंतकामी कार्रवाई बन जाएगी, ये भी नज़रिया को ठीक नहीं है, और हर एक को उसका ड्यू देना ठीक नहीं, माफ़ी बड़ा जज्बा है। फिर थ्रेसिमेशियस आता है और ये आके कहता है कि जस्टिस जो है इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग है, कि जो ताकतवर है वो माइट इज़ राइट वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वही इंसाफ उसको मिलेगा, और जो वीक है उसको इंसाफ नहीं मिल सकता। तो ये इसको भी डिस्कार्ड कर देता है, और एंड के ऊपर फिर वही थ्योरी देता है कि जस्टिस से मुराद ये है कि हर इंसान जो बेसिकली वो एक अपने अपने स्फीयर में रहेगा और अपना अपना काम करेगा, और इस तरह जो है जस्टिस मेंटेन करेगा, यानी वो पहली वाली थ्योरी पूरी हो जाती है। फिर इसके बाद थ्योरी ऑफ एजुकेशन की तरफ अगर हम चलते हैं, तो थ्योरी ऑफ एजुकेशन के अंदर सबसे पहले इसने एजुकेशन को जो था मुख्तलिफ स्टेप्स में डिवाइड किया था। उसमें एक प्राइमरी एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन और हायर एजुकेशन है, 3 ये बेसिक टायर्स हैं। अगर प्राइमरी की बात करें तो 7 ईयर्स जो एजुकेशन है वो एट होम दी जाएगी, यानी माँ बच्चों को घर पे तालीम देगी, उसके अंदर मॉरल स्टोरीज़, म्यूज़िक और आर्ट, ताकि बच्चे जो हैं वो अखलाकी तौर पर स्ट्रॉन्ग हो जाएँ और मजबूत किरदार के मालिक हों। फिर उसके बाद एलिमेंट्री एजुकेशन स्टार्ट होगी, जो कि 7 से लेकर 20 ईयर्स तक चलती है। पहले 7 से 17 साल तक इसमें जिम, प्ले, एक्सरसाइजेज वगैरह, हिस्ट्री, मैथ और साइंस, इनकी तालीम दी जाएगी।
और उसके बाद फिर जो है एग्ज़ाम होगा 18 से 20 ईयर्स की एज में। उस एग्ज़ाम के बाद पहली क्लास जो है वो, यानी वो जो है लेबर क्लास जो है वो उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया जाएगा। यानी जो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे यहाँ पे, वो लेबर क्लास में शामिल हो जाएंगे। उनका काम यह है कि अब वो जाके स्टेट की जो जिम्मेदारियाँ हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाएँ, एग्रीकल्चरिस्ट बन जाएँ, यानी इस तरह की चीज़ें मेंटेन करें। फिर उसके बाद हायर एजुकेशन का स्टेप स्टार्ट होगा, जो कि 20 से लेके 30 और फिर 30 से लेके 35 ईयर्स तक चलता है। इसके अंदर क्या किया जाता है, पहले 10 ईयर्स जो है अरिथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, ज्योमेट्री, डायलैक्टिक्स, ये सब्जेक्ट्स जो हैं पढ़ाए जाएंगे। इनका मकसद क्या है, बच्चों के अंदर रीज़न, एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप करना, साइंस के बारे में बताना। और फिर उसके बाद एडवांस लेवल पर जो है ना डायलैक्टिक्स को पढ़ाया जाएगा 30 to 35 ईयर्स। इसके बाद एक टेस्ट होता है जहाँ पे छोटे लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो निकल आते हैं, यानी जो ये टेस्ट क्वालिफाई नहीं करते उनको छोटे रैंक्स के ऑफिसर या सब क्लास में लगा दिया जाता है। फिर 30 to 35 ईयर्स के बाद फिर 5 साल मज़ीद एजुकेशन दी जाती है जो क्वालिफाई कर जाते हैं, और वो जो है बेसिकली आगे जाकर फिर हायर ऑफिसर्स बन जाते हैं। फिर अगली 15 साल की एजुकेशन है 35 to 50 ईयर्स। इसके अंदर से असल जो रूलर्स हैं, रूलिंग क्लास निकलेगी। जो ये 50 साल आगे पूरे करेगा 50 साल तक, तो वो रूलर्स बनेंगे। उनको प्रैक्टिकल डायलैक्टिक्स पढ़ाए जाएंगे। मंतक, डायलैक्टिक्स से मुराद ये था कि रीज़न करना, एनालिटिकल पावर डेवलप करना, चीज़ों को क्रॉस उसके रेफरेंस में लेके चलना। तो ये सब्जेक्ट पढ़ा के इसमें से रूलर क्लास निकल रही है। अब इसका अगला जो क्वेश्चन है वो है बेसिकली टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट की टाइप्स कौन कौन सी इसने बताई थी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन रूलर, एक रूलर, उसकी हर टाइप की इसने पॉजिटिव और नेगेटिव यानी अच्छी और बुरी फॉर्म बताई है। वन रूलर जो बेस करता है, अगर तो अच्छा रूलर है तो मोनार्की है। इसको इसने लाइक किया था, अरिस्टोटल ने भी लाइक किया था। मोनार्की से मुराद है बादशाहत, यानी बादशाह हो, एक बादशाह जो स्टेट के ऊपर काम करे, उस लोगों के मफाद के लिए अच्छा सोचे उनका। फिर उसके बाद इसका ऑपोजिट जो है वो टायरनी है। टायरानी क्या मतलब कि टायरानिकल से मुराद होता है कि जो बादशाह अगर जुल्म पे उतर आता है, लोगों के राइट्स जो हैं उनको वो सल्ब करना शुरू कर देता है, तो वो यूजरपेशन ऑफ राइट स्टार्ट हो जाएगी, तो वो बैड गवर्नमेंट बन जाएगी। यानी वन रूलर की जो अच्छी फॉर्म है मोनार्की है, और इसकी जो बुरी फॉर्म है वो टायरानी है। फिर इसके बाद आ जाएगा फ्यू रूलर्स, चंद रूलर्स। इसकी जो पॉजिटिव फॉर्म है वो अरिस्टोक्रेसी है। अरिस्टोक्रेसी से मुराद तबका इशराफिया, यानी चंद मोअज़्ज़ज़ लोग, अकाबरीन या जो इज़्ज़तदार लोग हैं वो गवर्नमेंट संभाल लेते हैं और लोगों के फ़ायदे के लिए काम करते हैं, तो ये गुड गवर्नमेंट है। इसका ऑपोजिट है ओलिगार्की। ओलिगार्की के अंदर क्या आ जाएगा, अगर वही इंटरेस्ट अपने इंटरेस्ट के लिए काम करना शुरू कर देते हैं वो लोग सारे, तो फिर वो बेसिकली बैड गवर्नमेंट बन जाएगी। फिर मैनी रूलर्स, इसके लिए बेसिकली इसने डेमोक्रेसी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अगर तो वो लोग मिल के अवाम की फेवर के लिए काम कर रहे हैं, ज़्यादा सारे लोगों के पास इख्तियार आ गया, तो वो डेमोक्रेसी है। और इसका ऑपोजिट है मोबोक्रेसी। मोबोक्रेसी से मुराद है कि भीड़ की हुकूमत, सारे अफरा तफरी में लगे हुए हैं, अपना अपना इंटरेस्ट है, सबको मारदाड़ में लगे हुए हैं, तो बेसिकली वो उसकी नेगेटिव फॉर्म है। तो ये बेसिकली ओवरऑल इसका व्यू था। और इसके बारे में अगर आप डिटेल्स में जाके एक एक लेक्चर लेना चाहते हैं, लहदा से लेक्चर जो है मेरे वो पढ़े हुए हैं, लेकिन ये मैंने इसको ओवरऑल दिया है कि क्विक रिवीजन जो आप पेपर के नज़दीक ये कर सकते हैं। और इनकी सबकी कोटेशंस हैं बेसिकली वो नोट्स में मैंने ऐड की हुई हैं, आप वहाँ से वो तैयार करें, उसके नेक्स्ट नंबर आपको जो एक्स्ट्रा मिल जाएंगे इसमें। थैंक यू सो मच।